चलिए, एक पेपर स्टूडेंट ने मुझे मेल पे भेजा था। ये कोड अलग है, मैंने हालांकि दूसरा कोड करवाया था, बट कुछ अलग है इसमें क्वेश्चंस, और इसमें मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो जितना पेपर उसने सेंड किया है बच्चे ने उतना करेंगे। उसने पूरा पेपर नहीं किया, बट जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि रूट ऑफ 0.4 इज एन, इनमें से कौन सा नंबर होगा। देखो, रूट के अंदर आपको एक नंबर दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर 0.4। अब इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इसका एक बार डेसिमल हटाओ, ये बन जाएगा 4/10। क्लियर है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। और क्योंकि पूरे के ऊपर रूट था तो इन दोनों के ऊपर भी रूट आएगा। इट मीन्स ये जो नंबर है ये बनेगा √2 अपॉन में √5। क्लियर है। अब देखो, हमारे पास रूल था कि इर्रेशनल और इर्रेशनल जब आपस में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं तो वो रैशनल नंबर भी बन सकते हैं और इर्रेशनल नंबर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही इर्रेशनल है, √2 और √5। तो यहाँ से तो मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ कि इस √5 को रैशनलाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। देखो, मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी रैशनल और इर्रेशनल मिलते हैं, चाहे वो प्लस करें आपस में, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड करें, एक रैशनल और एक इर्रेशनल, तो हमेशा जो है इर्रेशनल नंबर मुझे मिलता है। ठीक है। दूसरा रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक रैशनल और एक दूसरा रैशनल मिलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। बट अगर मेरे पास एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो और इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, चारों में से कोई भी एक चीज़ हो, तो यहाँ पर वो नंबर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई कि मैंने एक रैशनल को दूसरे रैशनल, एक इर्रेशनल को दूसरे इर्रेशनल से मैंने डिवाइड किया। अच्छा, मैंने यहाँ पे दोनों सेमी बता दी, यहाँ पर इर्रेशनल और इर्रेशनल। देखो, एक तो होता है रैशनल रैशनल का जिसमें हमेशा रैशनल आएगा, एक होता है रैशनल और इर्रेशनल का जिसमें हमेशा इर्रेशनल आएगा, तीसरा होता है इर्रेशनल और इर्रेशनल जिसमें रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। तो ये तीसरे वाली कंडीशन आ गई जिसके बारे में क्लास में कभी भी क्वेश्चन नहीं कराया जाता, क्योंकि या तो पहली वाली पे क्वेश्चन करा देते हैं या सेकंड वाली पे। अब यहाँ पर दोनों इर्रेशनल है तो देखो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर बनेगा √10 और नीचे बन जाएगा √5 का स्क्वायर 5। अब इसको ध्यान से देखो, देखो ऊपर तो है इर्रेशनल नंबर जो कि है √10 और नीचे है एक रैशनल नंबर। तो जब रैशनल और इर्रेशनल मिलते हैं तो हमेशा क्या मिलता है मुझे, एक इर्रेशनल नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगर आप इसको डेसिमल में ही इसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, घूम फिर के आपको है ना ये वाली फॉर्म लेके आनी है। देखो, इर्रेशनल और इर्रेशनल से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नंबर रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। क्लियर है। आपको उसके लिए पहली और तीसरी कंडीशन में से कोई एक बनाना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन मैंने इजीली बना ली, रैशनलाइज करके। नीचे एक रैशनल नंबर आ गया, ऊपर एक इर्रेशनल नंबर आ गया, और रैशनल और इर्रेशनल जब भी मिलते हैं तो हमेशा कौन सा नंबर देते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। 8 की पावर n क्या नहीं हो सकता। देखो, एक ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है साफ साफ 0। 8 की पावर आप कुछ भी ले लो, n का मतलब है कि 8 की पावर में 1 ले लेता हूँ तो यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर इसी 8 की पावर को 2 ले लेता हूँ तो 64 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 4 होगा। उसके बाद 8 की पावर 3 ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 512, तो यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर 8 की पावर 4 ले लेता हूँ तो यही कितना बन जाएगा मेरे पास, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 8 पंजे 40, 4096, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो यही 4 यूनिट डिजिट आ सकते हैं इसके, 8, 4, 2 और 6। अगर आप 8 की पावर 5 लोगे तो फिर से यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर 4 इसका यूनिट डिजिट हो सकता है, 2 इसका यूनिट डिजिट हो सकता है और 6 भी इसका यूनिट डिजिट हो सकता है, लेकिन 0 इसका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। इनमें से कौन सी इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट होंगे। ये क्वेश्चन बार बार लगभग हर एक सेट के अंदर है। तो इसके लिए कंडीशन वही होती है कि डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 कर दो, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। कुल मिला के बात है कि b² आपका 4ac के इक्वल आ जाना चाहिए। तो आपके पास रूट्स जो है रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करना पड़ेगा। ये बनेगा x² + 1 स्क्वायर यानी कि 1 + 2 × x इक्वल्स टू 2x + 1। देखो 2x दोनों तरफ है कट जाएगा, 1 भी दोनों तरफ है कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू तो 1 है, b और c है ही नहीं, तो b भी 0 और c भी 0। तो देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू 1 लेकिन c की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a बाई बी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसने बोला है कि जो इसके रूट्स होंगे ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या जीरोस जिनको बोलते हैं, जीरो रूट्स में एक ही चीज़ मानता हूँ। इसने बोला है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरी जो होगी बीटा वो क्या होगी, अल्फा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/अल्फा हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी दूसरी, 1/अल्फा। अब देखो, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा की वैल्यू तो 1/अल्फा है, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कटेगा, वो कितना आएगी, 1। यानी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 मिलने वाला, और इसी कंडीशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालेंगे, क्या होती है, c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरी 1 आएगी, और वो है c/a। c की वैल्यू है 2a/b, और a मेरे पास है a, तो यहाँ a से a कटेगा, यानी कि 1 = 2/b। b को इधर लेके जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2, जो कि ऑप्शन मुझे a दे रखा है। क्लियर है सभी को? चलिए इसको थोड़ा सा इरेज भी कर लेते हैं क्योंकि जगह कम बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये देखो, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैंने 3 सेट कराए हैं, तीनों में आया हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मैंने बताया था कि अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि क्या सर डिस्टेंस को नेगेटिव में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई डिस्टेंस को नेगेटिव में। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -4। माइनस को नहीं लिखना डिस्टेंस में, तो आंसर हो जाएगा 4। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पुरानी वीडियो में कर रखा है मैंने। छठा क्वेश्चन देखो, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल बी सी। देखो तुम्हारा एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि टफ नहीं है, बट फिर भी इन्होंने कोशिश की कि इसको टफ बनाया जाए। इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपसे पूछ रखा है कि ये जो ए क्यू है प्लस ये जो सी वाई नीचे है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 बार बीपीटी थ्योरम लगानी है। एक बार तो आपको लेना है ट्रायंगल ए पी क्यू छोटे वाला, फिर ए एक्स वाई, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। इट मीन्स ए पी बाय पी एक्स इट विल बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू वाई। ये होगा आपके सामने। ए पी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5। यहाँ से ए क्यू मुझे नहीं दे रखा, बट मुझे क्यू वाई दे रखा है 0.75। अगर आप इनके डेसिमल हटाओगे 1.5 का, अगर ये मैं डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ से, तो ऊपर चला जाएगा 10। अगर मैं 0.75 का डेसिमल हटा देता हूँ तो ऊपर चला जाएगा 100। तो इसको काटते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, और यहाँ पर 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। देखो 2 × 2 4, इधर भी 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 यहाँ भी 3। तो मतलब ये जो ए क्यू बचा, ये कितना बचा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने ए क्यू निकाल लिया 1 सेंटीमीटर। आगे बारी आती है कि आपको बताना है ए क्यू बाय सी वाई। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ये वाला छोटा जो ट्रायंगल है ए पी क्यू और ए बी सी, इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ। अब देखो इसमें भी पी क्यू पैरेलल किसके है, एक्स वाई के, और एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। आप कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकते हो प्यारे बच्चों, दोनों से हो जाएगा। आप ए एक्स वाई और ए बी सी ले सकते हो, आप ए पी क्यू और ए बी सी ले सकते हो, दोनों से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ छोटे वाला ट्रायंगल ए पी, और उसके अपोन में क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल्स टू ए क्यू, और उसके अपोन में आ जाएगा क्यू सी। तो ए पी की वैल्यू तो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, अपोन में पी बी की वैल्यू देखो आपने निकाला है, आपको दे रखा है पी बी की वैल्यू, बी एक्स क्या दे रखा है, एक सेकंड, पी एक्स आपको दे रखा है, सॉरी, आपको दे रखा है पी एक्स, और इसके साथ साथ आपको दे रखा है बी एक्स, दोनों दे रखे हैं, ये वाला पी एक्स और ये वाला बी एक्स। तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, 5.5, और दोनों बन के मिल के बनाएंगे पी बी, तो ये बनेगा 5.5 पी बी हो गया। ये इक्वल्स टू ए क्यू तो मैंने अभी निकाला है 1, और क्यू सी में निकाल लेता हूँ। क्लियर है? इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर फिर से 10 आएगा, 5 दूनी 10 और 5 11 55, यानी कि क्यू सी की जो वैल्यू आई, अगर इसको इधर लेके जाएंगे क्यू सी को, तो वो आई 11/4। 11/4 ही आई है ना, 5 11 55, 5 दूनी 10, हाँ 11/4। तो क्यू सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 11/4। लेकिन मुझे चाहिए वाई सी की वैल्यू, तो वाई सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसमें से क्यू वाई को माइनस कर दूंगा। तो इसका एक बार पॉइंट में आंसर निकालते बनेगा 4 दूनी 8, उसके बाद 11 में से 8 गया 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ये तो आ गया क्यू सी। इसमें से क्यू वाई घटाएंगे, क्यू वाई मुझे दे रखा है 0.75, तो कितना बचेगा, ये तो 0 और यहाँ पर बचेगा 2। तो मेरे पास जो आया वाई सी, जो मेरे पास वाई सी आया वो आया 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास ए क्यू है 1 सेंटीमीटर और वाई सी है 2 सेंटीमीटर, तो ए क्यू प्लस वाई सी ही आपको निकालना था। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। तो एमसीक्यू मुझे 6 क्वेश्चन ही भेजे गए थे, तो 6 का सोल्यूशन मैंने करा दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली। देखो ये कितना ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक बार तो दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 और 1 3, 0 1 और 1 2। तो शुरू में आएगा 2 0 3x प्लस
इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा 203y, और राइट में जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 0 और 3 दूनी 6। क्लियर है। अब देखो इसको 203 की टेबल से काटते हैं, ये एक पे जाएगा, ये भी एक पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, 0 3 दूनी 6। मतलब पहली इक्वेशन आ गई x + y = 3। अब दोनों को माइनस कर दो सॉरी अगर दोनों को माइनस करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सॉरी 102 - 101 तो बनेगा 1x, 101 - 102 मतलब y माइनस का, और 305 - 304 यानी कि 1। तो x + y 3 आया है, x - y 1 आया है। अब इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दो, x + x में ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा और 3 + 1 4 होगा। तो यहाँ से x का जो आंसर निकल कर आएगा 2। x के आंसर को यहाँ पुट कर दो, अगर x का आंसर 2 है तो 2 - y = 1, y को उधर ले जाते हैं तो 2 - 1, y भी क्या आएगा 1। तो यहाँ से x आएगा 2 और y आएगा 1। क्लियर है भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में दे रखा है इन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिल्कुल ये इसका और पार्ट है। द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल। मान लेते हैं कि ग्रेटर एंगल x है और ये एक्सीड कर रहा है, मतलब स्मॉलर को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 50 डिग्री आएगा, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। इसने ये बोला है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, और दोनों एंगल्स निकालने। तो दोनों को अगर सिंपली ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा। यहाँ से जो 2x है वो 180 और 50 230, तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x आएगा 115 डिग्री सॉरी। और अगर x 115 डिग्री है तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ? y कैसे निकालोगे? 180 में से 115 को माइनस कर दोगे आप लोग, तो माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ से y निकल कर आएगा 10 में से 5 गया 5, उसके बाद 17 में से 1 11 गया 16, 11 और 6 17, तो ये आएगा 65 डिग्री। तो x आएगा 115 डिग्री और y आएगा 65 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट हो गया है। इसमें दिया है इफ a secant थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू m एंड b secant थीटा माइनस a tan थीटा इज इक्वल्स टू n। तो आपको ये प्रूव करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के बच्चे को डर लग जाता है, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहले देखो इसका स्क्वायर करेंगे, a secant थीटा प्लस b tan थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab secant थीटा tan थीटा, और इक्वल्स टू में क्या बनेगा? इक्वल्स टू में m दे रखा है तो यहाँ पर बन जाएगा m स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से मुझे b secant थीटा और a tan थीटा इक्वल्स टू n दे रखा है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर, और b के साथ अब की बार है sec स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab secant थीटा tan थीटा, और इक्वल्स टू में n था तो n का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको सिंपली दोनों को माइनस कर देना है। तो देखो माइनस करेंगे तो ऊपर वाले के तो साइन चेंज नहीं होंगे, बट नीचे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, और n स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वाली टर्म है 2ab secant थीटा tan थीटा दोनों में सेम है, एक में प्लस का साइन एक में माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर secant स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर secant स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर secant स्क्वायर। तो क्या कर लेते हैं कि पहली दो में से secant को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा secant स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, a स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे दोनों से सेम ही बात बनेगी, प्लस में उसके बाद क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना दोनों में से कॉमन आ जाए, बट दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में से अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा, मतलब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा या secant स्क्वायर थीटा, और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में तो सेम बचा हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको आता है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यानी कि मेरे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब आपको सिंपली करना क्या है कि b स्क्वायर को उधर ले जाओ, n स्क्वायर को यहाँ ले आओ, तो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान से देखो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये रहा, और b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये रहा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, भाई जगह नहीं बची है।
जब तक इसका और पार्ट पढ़ लेते हैं। और में दे रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखो आपको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटीज को कहीं ना कहीं यूज करके और आपको ये सब कुछ प्रूव कर देना है। एक सेकंड रुकिएगा, आपको आइडेंटिटी को यूज करना है और आइडेंटिटी को यूज करके 10 स्क्वायर प्लस 1 को सेकेंड स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो और वाला सिंपल आया था, हालांकि ऊपर वाला थोड़ा सा बच्चों के लेवल से अगर हम देखें तो मुझे काफ़ी टफ लगा ये। इसमें दिया गया है आपको इसको यूज़ करना है और ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इस 1 को सेकेंड स्क्वायर के उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ बनेगा 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर ए को हमें पता है कि हम 1 बाई कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे RHS को और उसको 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये बनेगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, इधर कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए और इधर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लो आप। अगर कोस स्क्वायर को 1 के पास लेके जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए के। या फिर आप 1 की जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए पुट कर दें। मैं इस 1 के प्लेस पर पुट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और माइनस में है मेरे पास कोस स्क्वायर ए। अपोन में आएगा कोस स्क्वायर ए। तो देखो इससे कटा, कोस से कोस कटा, ये बचा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। और यही मेरी LHS थी 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू लिख देंगे LHS और हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। बी वाला पार्ट थोड़ा सिंपल था यहाँ पर। उसके बाद इसमें कुछ और भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a इफ सेकेंड ए दिस वेर इज ए रेक्टेंगल। इसके बाद आपको दिया कि आपको 10a की वैल्यू भी निकालनी है अगर आपको सेकेंड ए 5/3 दे रखा है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, सीधा इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ये है 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 को उधर ले जाता हूँ, सेकेंड स्क्वायर है। अब सेकेंड है 5/3 तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। 25 में से 9 गया 16/9। आपको निकालना है 10a, ये है 10 स्क्वायर ए तो रूट ले लेंगे, 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3। तो आपके पास जो 10a आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी है, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी से सोल्व करना है। कुछ बच्चे यहाँ पे PBH करके कर देंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। देखो उससे आंसर ठीक आएगा, बट हो सकता है एग्जामिनर नंबर कट कर दे उसमें, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला की ही बात चल रही है। तो आपको फॉर्मूला ही यूज़ करके सारी चीज़ें करनी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें दिया है प्रूव दैट द एब्सिसा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा भाई मुझे, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। हालांकि इसमें थोड़ा सा हिंट इन्होंने खुद ही दे दिया है हमें, नहीं तो हमारी इक्वेशन जो है उलझ के खड़ी हो जाती। और दूसरी बात, अगर ये हिंट नहीं देता तो सिर्फ हमसे इक्वेशन बनाने को पूछता कि इसकी इक्वेशन बनाओ, और यहाँ पर तो इसने प्रूव करना दे दिया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है प्रूव करो एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस ऑफ ए पॉइंट P। कोई पॉइंट है P विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से ये इक्विडिस्टेंस है, इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। तो इसने बोला है कि जो x होगा वो y से 2 ज़्यादा होगा। ये बेसिकली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन्होंने एक कंडीशन दी है जो आपको प्रूव करनी है कि x जो है y प्लस 2 के इक्वल है। इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ दिया है कि जो P पॉइंट है इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मतलब PA हमें दिया है कि PA इक्वल्स टू PB है। ये सब कुछ हमें दिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y। P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले PA निकालेंगे। क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x का x2 x मान लेते तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो आ गया PA। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ PB। PB में सेम फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 5 का स्क्वायर। और इन दोनों को इक्वल दिया है तो PA इज इक्वल टू PB आपको रखना है। तो दोनों तरफ से ये रूट कैंसिल हो जाएगा जब इसको इक्वल रखेंगे। एक बार इनको खोल लेते हैं। x माइनस 7 का स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। क्लियर है। y माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, इधर खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, और ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। तो ये y स्क्वायर x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, इधर भी दोनों हैं तो कट जाएंगे। बेसिकली x और y में आपके पास आंसर बचेगा। तो 49 प्लस 1 50, 50 इधर बचा, माइनस का 14x और माइनस का 2y, इधर बचेगा 9 और 25, 25 और 9 34 माइनस 6x और माइनस का 10y। तो x और y में इक्वेशन निकाल लो। प्लस का 14 अगर उधर, सॉरी माइनस का 14 अगर इधर जाएगा तो प्लस का 14, तो 14 में से 6 गया 8x, माइनस 2y अगर इधर जाएगा तो प्लस 2y यानी कि माइनस का 8y,
और इक्वल्स टू में, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 14 में से 6 गया, 8 और 6 14, 8x और -10y + 2y, नहीं बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है 50 है और ये 34 है, तो इसको इधर ही ले जाते हैं। इक्वल्स टू में मुझे रखना है, तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, तो तीनों को 8 से काटेंगे, 8 8 और 8 2 जा 16, यानी कि x - y = आया 2। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। तो x की वैल्यू आपको यूज़ करनी है y + 2। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ करी गई है यहाँ पे, x की वैल्यू हमें यूज़ करनी है y + 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, हमें ये तो प्रूव करना था, यूज़ नहीं करना है, ये तो प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था ये तो प्रूव करना था, तो यही प्रूव हो गया है। x = किसके आया है, y + 2 के। ठीक है, इसने बोला था ना कि जो इसका एब्सिसा है यानी कि x एक्सिस है, उसको प्रूव करो कि वो ऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, ये कंडीशन थी, ये प्रूव करना था। ठीक है, मैंने सोचा इसको लेना है। समझ आ गया सभी को, लास्ट में ये चीज़ प्रूव करनी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया है कि P एक पॉइंट है साइड BC पे इस तरीके से कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। चलो ये तो बहुत ही निहायत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपके एनसीईआरटी का एज इट इज उठा के, फिर भी इसको कर लेते हैं। कुछ बच्चों से अगर दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन में तो उसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने दिया है कि P कोई पॉइंट है ट्रायंगल ABC के अंदर, एक सेकेंड दीजिएगा बस। चलिए, इसने बोला है, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC, इसमें जो है एक पॉइंट है P BC पे कुछ इस तरीके से कि एंगल APC, ये वाला एंगल इक्वल है BAC, पूरे बड़े एंगल के। प्रूव करो कि AC, देखो इसमें आपको सिंपली दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रायंगल बड़े वाला BAC और दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं कौन से वाला APC, नाम लिखने का तरीका देखो, इसका B और इसका A, इसका B और इसका A कोई लिंक नहीं है, इसका A इक्वल है इसके P के, तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा। इसका C और इसका C दोनों कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो सिमिलर हो जाएंगे। एक तो ये वाला एंगल इक्वल है कौन सा, BAC = एंगल APC, दूसरा एंगल C = एंगल C कॉमन है, तो एंगल सिमिलरिटी से हो जाएगा ये, एंगल सिमिलरिटी से। अब अगर ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। हमें चाहिए AC, एक तो मुझे चाहिए BC यानी कि फर्स्ट और थर्ड, तो BC, तो इसकी भी फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे जो कि होगा AC, इक्वल्स टू इसकी सेकंड एंड थर्ड लेते हैं AC, तो इसकी भी सेकंड एंड थर्ड लेंगे जो कि होगा PC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AC × AC, AC स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा BC × PC, और मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था बिल्कुल, AC का स्क्वायर = BC × CP। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था, 2 नंबर में दे रखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स इन ए बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। रेड बॉल्स जो हैं, अगर मान लेते हैं ब्लैक बॉल्स x हैं, तो रेड बॉल्स इनसे 3 ज़्यादा हैं, x + 3। आगे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल को ही ड्रॉ करना है। इट मीन्स x + 3 हमारी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल हो जाएगा x + 3 + x, यानी कि 2x + 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो है 12/23। आपको बेसिकली कौन सी बॉल निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। क्लियर है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है x की फॉर्म में, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले तो x का आंसर निकालना है। x का आंसर आती है आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 23 × x + 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 23x प्लस में 23 तिया 69 यानी कि 69, उसके बाद 12 दूनी 24x प्लस 12 तिया 36, तो 23x इधर ले आएंगे, इधर सिर्फ x बचेगा, 69 - 36, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो x बेसिकली हमारे पास आया 33। आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछा गया है, तो x थी मेरे पास ब्लू और रेड इनसे 3 ज़्यादा थी, यानी कि वो कितनी होंगी 36, हमें निकालनी है टोटल, तो 36 + 33, 6 और 3 9, 3 और 3 6, तो टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स हैं 69। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 26 पे। इसमें प्रूव करना है √5 एक एन इरेशनल नंबर है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं कि कैसे आप लोगों को करना है, हालांकि सबको आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आपको सबसे पहले √5 को एक रैशनल नंबर मानना है। अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, A और B के, A/B के, और यहाँ पर A और B ये आपस में क्या है, को प्राइम, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये पहली कंडीशन होगी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 5B² = A²। ठीक है, अब इस 5 को A² के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा A²/5। इसका मतलब ये होगा कि जो B² है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब B भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। ये वाली लाइन आपको लिखनी है कि B इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपकी बनेगी इक्वेशन 2। जो पहले मैंने मानी को प्राइम वो बनेगी इक्वेशन 1। अगर B 5 से डिविजिबल है तो B को लिखा जा सकता है 5C की फॉर्म में, कोई मल्टीपल। फिर से स्क्वायर करना है, यानी कि B² = 25
सी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको चेंज करनी है। बी स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय 5, सॉरी एक सेकेंड, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25, तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू चेंज करनी है। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक सेकेंड, यहाँ से पूरी स्टेटमेंट के साथ करना पड़ेगा। बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज करके हम यहाँ पे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बाय 5, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। b इज अ मल्टीपल ऑफ 5c, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5c, सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c 25c स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू अब चेंज करनी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 5, ठीक है। और ये 25 5 से कट जाएगा, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने आएगा कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, और अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 5। इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। बेसिकली यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह कम है, तो ये सारी चीज़ें मैच हो गई हैं। तो देखो इक्वेशन 2 और 3 तो कहती है कि बी 5 से डिविजिबल है, ए भी 5 से डिविजिबल है, बट इक्वेशन 1 कहती है कि कोप्राइम। हालांकि ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को रटा होगा, मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा वीडियो में। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो चीज़ें अच्छे से मैच नहीं हो रही हैं, बट इसमें करना यही है कि ए और बी को कोप्राइम दिखाना है, फिर बी 5 से डिविजिबल दिखेगा, उसके बाद ए भी 5 से डिविजिबल दिखेगा, और जबकि ए और बी कोप्राइम थे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो है एक इर्रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं करके आया होगा, क्योंकि ये तो हमें रटा दिए जाते हैं। क्लियर है, तो इसको छोड़ देते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा हिंट दे दिया कि इसको करना कैसे है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम थी तो कुछ चीज़ें मैं नहीं लिख पाया, मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे से तो मैं उसको आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके और वाले पार्ट में आते हैं। पी क्यू आर आर द 3, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये वाला ठीक था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है ये, तो चेक करना है कि आपको कि पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू एक कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा। देखो बिल्कुल होगा। जैसे इसमें दिया है पी डॉट क्यू डॉट आर और प्लस में दे दिया क्यू, तो क्यू तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा पी आर प्लस 1। अब देखो भाई, जब भी आप किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स की क्या करते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। और किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो, उसमें क्या होना चाहिए कि प्राइम नंबर बस वो 2 नहीं होना चाहिए, 2 वाले प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके एक ऐड करोगे तो यहाँ पे हमेशा एक इवन नंबर आएगा। 2 कंडीशन है, दोनों समझा रहा हूँ। पहली कंडीशन है कि मैं 2 को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हो जो आपका मन करे। तो यहाँ पे तीनों में कोई भी नंबर पुट करोगे तो ये हमेशा एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर तो इसका क्यू हो गया, और इवन नंबर के 2, तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक कंपोजिट नंबर होगा, यस, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें 2 भी कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी प्राइम नंबर को 2 भी कंसीडर कर लेते हैं, तो भी इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक तो क्यू हो जाएगा, एक जो यहाँ पर नंबर बनेगा वो, और इसके साथ एक 1। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने पे फिर से ये अगेन एक कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो ये वाली कंडीशन जो पूछी गई थी कि क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर, और आप इसको ऐसे लिख के पूरा प्रूव करके दिखाएंगे। आगे बोला गया कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपनी मर्जी से पी क्यू आर के, और प्रूव करके दिखाओ कि पी क्यू आर प्लस 1 एक कंपोजिट नंबर होगा, पी क्यू आर प्लस 1 एक प्राइम नंबर होगा। तो पहले 3 मान लेते हैं, पी को मान लेते हैं पहली वाली कंडीशन के लिए 3, दूसरा इसका प्राइम नंबर है 5, और आर को मान लिया जाता है 7। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, और उसमें एक ऐड करना है तो 106। तो यहाँ पे 106 एक कंपोजिट नंबर आ गया। अब इसको एक प्राइम नंबर भी शो करना है, तो प्राइम नंबर शो करने के लिए पी को मान लेते हैं 2, क्यू को मान लेते हैं 3, और आर को मान लेते हैं 5। तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और प्लस 1 करना है तो 31 आ गया। 31 क्या है, अगेन एक प्राइम नंबर है। तो ये एग्जांपल्स आपको देने थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड हेंस राइट ए पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 मोर देन। इसकी पहले तो जीरो फाइंड आउट करनी है, तो ये तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। जीरो फाइंड आउट करने के लिए 4 3 12, 12 के फैक्टर करेंगे जिससे 4 आए, तो 12 के कौन से फैक्टर होंगे, 2 6 12, हाँ 6 और 2, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x और माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, तो एक तो मेरे पास फैक्टर आएगा x का 2, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, और यहाँ से 3 कॉमन है, 3x कॉमन आया था तो 3x प्लस 2, एक x आएगा हमारे पास माइनस 2/3। ये 2 फैक्टर्स आएंगे। अब इसने बोला है कि ऐसा पोलिनोमियल लिखो जिसके रूट इनसे 2 ज़्यादा हों, तो दोनों में 2 2 ऐड कर दो। x एक तो 2 है, 2 में 2 ऐड करोगे तो एक तो रूट हो जाएगा 4, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, अगर 2 ऐड करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4/3। बस इससे पोलिनोमियल बना दो, क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, दोनों को जोड़ दो, 3 चौक 12 और 4 16/3 x
अच्छा ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 16/4 चौक 16/3। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई भी 16/3 होगी और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 चौक 12 और 4 16/3। आप इस 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस का 16। ये बन गया आपके पास पॉलिनोमियल आंसर, आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना है, a1/a2 यानी कि 1/3 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के यानी कि 3/-2। तो कंसिस्टेंट तो है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन बताओ ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली बताना है तो ग्राफिकली क्या करना है, पहली इक्वेशन के लिए x को 0 मान लिया जाता है और तो y वहाँ से निकल जाएगा। अगर x 0 मान लिया तो y आ जाएगा 3 2 जा 6। उसके बाद y को 0 मान लेंगे, अगर y को 0 मान लेंगे तो x आ जाएगा 6। ये तो थी पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए फिर से x और y, तो x को 0 मानेंगे, अब की बार x को अगर 0 माना तो y आ गया 3 चौक 12 माइनस का 4। उसके बाद अब अगर हम y को 0 मानेंगे तो x आ जाएगा माइनस से माइनस कटेगा 6, x आ जाएगा 6, y को मानेंगे 0। अब इसको ग्राफ पे शो करना था आपको, ग्राफ आपके पास होगा लेकिन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। पहली में x 0 है y 2 है, अगर x 0 है तो y को मान लेते हैं 2, तो पहला पॉइंट ये है 1 2, तो पहला पॉइंट ये है। फिर है x को 6 मानेंगे, y को 0, तो y को 0 x को 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6, तो दूसरा पॉइंट आ गई है। तो पहली लाइन की इक्वेशन, सॉरी कैसे ड्रॉ गया है ये, एक सेकंड रुकिएगा। जो पहली लाइन होगी वो होगी ये कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है बट पहली लाइन होगी ये मेरे पास, क्लियर है, 6 से निकलने वाली। दूसरी लाइन हो जाएगी x0 y-4, x0 लेकिन y-4, 1 2 3 4 -4, तो पहला पॉइंट आ गया ये। दूसरा है x6 y0, तो दूसरा पॉइंट यहीं पर होगा, तो दूसरी लाइन यहाँ से निकलेगी इसी पॉइंट से, मतलब दोनों लाइनें ये इसी पॉइंट से निकलेंगी। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वही सोल्यूशन होता है। अब ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और x के 6 पे, तो x एक्सिस पे y कितना होगा 0, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, आंसर आएगा वो आएगा 6,0। ठीक है, ग्राफिकली आपको सोल्व करके दिखाना था इसको। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लो, काफ़ी जगह यहाँ पर भर गई है। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। 28 हमारा हो गया है। 29 में दे रखा है इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी और डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। एक तो पी क्यू निकालना है, उसके बाद चेक करना है कि ए बी सी डी क्या एक रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा। 3 नंबर के हिसाब से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। देखो ये अगर एक पैरेललोग्राम के हमारे पास क्या है वर्टिसेज, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मुझे ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है और बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है और दोनों को इक्वल पुट कर देना है। तो ए सी के लिए मुझे ए और सी पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट निकालो। 6 + 9, 6 + 9 होता है 15/2, पहला मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद 1 + 4 यानी कि 5/2, ये आ गया दूसरा मिड पॉइंट। ये इक्वल होना चाहिए बी और डी के मिड पॉइंट के, तो अब मुझे बी और डी लेना है। बी में है p + 7, तो ये बनेगा p + 7/2 पहला मिड पॉइंट। उसके बाद है 2 + q/2, 2 + q/2, सभी के अपोन में 2 है तो इस 2 को तो हटा ही देते हैं। p + 7 15 के इक्वल होना चाहिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 7 गया 8। 2 + q 5 के इक्वल होना चाहिए, तो q की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 3। तो p और q की वैल्यू आपके सामने आ गई है 8 और 3, तो ये निकालना था। उसके बाद चेक करना था कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है या नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है या नहीं, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि आपको अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए सी। ए सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा √(a² + x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 - 6 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो 9 + 9 ए सी आ गया √18। √18 को लिख सकते हैं 3√2। अब निकाल लेते हैं बी डी। बी पॉइंट मैंने निकाला है 8 और 2 और डी पॉइंट आ जाएगा 7, क्यू की वैल्यू निकाली है 3, तो स्क्वायर रूट से निकालेंगे। 8 में से 7 गया 1 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √2। तो एक डायगोनल आया √2, एक डायगोनल आया 3√2, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल भी नहीं है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये वाला आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर अगर कोई बच्चा करके गया होगा तो उसे इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है cos θ - 2 cos स्क्वायर थीटा। सिंपली आपको यहाँ से cos θ कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। अपोन में नीचे दिया गया है sin θ कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के प्लस में है cot θ और इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखो ऊपर cos नीचे sin, तो cos बाय sin क्या बन गया cot θ ब्रैकेट 1 - 2। अब मैं क्या करता हूँ कि cos स्क्वायर की जगह पे फॉर्मूला लगा देता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और इसके अपोन में बचा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और पूरे के प्लस में है cot θ। तो देखो ये बनेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर तो है cot θ,
अंदर बचेगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 2 तो ये जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसके अपोन में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसके प्लस में है कोट थीटा। तो ये बनेगा, इधर लिख लेता हूँ, कोट थीटा अंदर है देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2, सॉरी ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसके अपोन में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे साइन बिल्कुल चेंज है, नीचे प्लस का 1 है ऊपर माइनस का 1, नीचे माइनस का 2 है ऊपर प्लस का 2, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस में कोट थीटा। तो इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का कोट थीटा प्लस का कोट थीटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में हमें दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65। ये एक सर्कुलर पार्क है, डायग्राम आपको दे रखा है, जिसका डायमीटर यानी कि ए बी दे रखा है मुझे 65 मीटर। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर एक सर्कुलर पार्क में एक सर्कल के अंदर सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके सामने डायमीटर है, इट मीन्स ये मेरे पास एक तरीके से हाइपोटेन्यूस दे रखा है। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, इफ ए एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पॉइंट पी पर एंट्री गेट लगाया जाना है, जिसके बाद बोला गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ए इज 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी। यानी कि अगर पी बी एक्स है तो पी टू ए इससे 35 मीटर ज़्यादा है। क्लियर है, यही बात दे रखी है। और आपको डिस्टेंस बताना पी से ए और पी से बी, बेसिकली आपको एक्स निकालना है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है 5 नंबर के क्वेश्चन में। जी हाँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर, और 65 का स्क्वायर हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 5 पंजे 25 इक्वल्स टू इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा और एक्स प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा 3 चौक 12 5 पंजे 25 और 35 दूनी 70 एक्स। ठीक है भाई, ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये बना है 70x और 12 25 जो मुझे दे रखा है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा 0 0 0 और 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू बचेगा 0। इसको भी 2 से सिंप्लीफाई कर लो तीनों को, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x और माइनस 1500 इक्वल टू 0। 1500 कैसे फैक्टर करो कि 35 आई, तो 1500 कैसे कौन से फैक्टर होंगे कि मुझे 35 मिले। तो अगर मैं ले लेता हूँ, चलो करके देखना पड़ेगा, 2 से करेंगे तो 750, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 375, फिर 3 से होगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा और फिर 5 से होगा, ये फैक्टर आएंगे 2 2 3। तो इसमें करके देख लेते हैं भाई 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 दूनी 50, 5 तिये 15 दूनी 30, 50 और 30 से तो 20 होगा, हमें 35 चाहिए। तो 5 पंजे 25 या 75, 5 दूनी 10 दूनी 20, 75 और 20 से कितना मिलेगा 45 मिलेगा। 5 पंजे 25 या 75 और 20 से भी नहीं मिलेगा। तो इसको करके देखते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100 और 1 सेकंड, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा। फैक्टर हैं 2 2 3 5 5 5, 2 दूनी 4 12 पंजे 60, 25 6 150। ठीक है, मुझे लेके आना है 35, तो ये कर लेते हैं 5 तिये 15 पंजे 75, 2 दूनी 4 पंजे 20, ये नहीं हो रहा। तो 5 पंजे 25 दूनी 50, अगर इन दोनों को ले लेते हैं 3 दूनी 6 पंजे 30, 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60 और 25, 60 और 25 से हो जाएगा, हाँ 60 और 25। ठीक है, चलिए 60 और 25 मिल गया। तो 60 प्लस का होगा 25 माइनस का, और माइनस वाला ही हमारा आंसर होता है। x प्लस 60 माइनस 25, तो यानी कि x की वैल्यू आएगी आपकी 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 और ये इससे 35 ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा 60। तो आपको दोनों डिस्टेंस निकालने से p से a निकालना था पहले रिस्पेक्टिवली 60 और ये आ जाएगा p से b 25। क्लियर है, थोड़ा सा फैक्टर निकालने में टाइम लगा, आप सबको भी लगने वाला है यहाँ पे, ये तो सीधी सी बात है। लेंदी तो था ये पेपर, लेंदी था, थोड़ा सोचने वाला था, मतलब ऐसा सोच रखा था कि इस कोड को बनाने वाले ने ये सोचा था कि ये वाले बच्चे तो पता नहीं चांद से उतरे हैं और बाकी बच्चों को इतना सिंपल पेपर दिया है। चलो हार्ड तो नहीं कहेंगे, बट लेंदी और सोचने वाला, जिसमें टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम होगा तो बच्चे के माइंड पे प्रेशर आएगा और प्रेशर आने के बाद फिर वो क्वेश्चन में अटकेगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर ने थोड़ा सा खेला किया है इस वाले बच्चों के साथ। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मैं दे रखा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी, तो रियल रूट के लिए दो ही कंडीशन होती हैं कि जो डी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट बताने के लिए मुझे डी को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो मतलब वो तो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, तो आपको डी ग्रेट इक्वल टू जीरो करना है। बेसिकली आपको रियल एंड इक्वल रूट वाली इक्वेशन यहाँ पर शो करनी है। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मुझे बी दे रखा है -2p+1, तो मुझे करना है इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और p+1 का स्क्वायर, ये तो हो गया बी स्क्वायर -4ac यानी कि 4p² इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये बनेगा 4, अंदर मल्टी करेंगे स्क्वायर को लेंगे p² + 1 + 2p -4p² इक्वल टू जीरो। इसको ओपन करते हैं प्यारे बच्चों, 4p² + 4 + 8p -4p² इक्वल टू जीरो। तो 4p² से तो 4p² कटा। अब यहाँ पर 4 + 8p है, यानी कि 4 = 8p, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको p का आंसर निकालना है, जो कि बनेगा 4/-8, यानी कि p आपके पास आया -1/2। क्लियर है, तो p आपके पास आ जाएगा -1/2। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, एक बार देख लेते हैं। b² -4ac, ठीक है, p² + 1 + 2p 4p² + 4 + 8p। मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो p की वैल्यू -1/2 ही आने वाली है। ठीक है, एक तो ये निकालना था। ऑल्सो फाइंड द रूट्स, फिर इक्वेशन बना के उसके रूट भी निकालना था। चलो पुट कर लेते हैं p की वैल्यू। p की वैल्यू -1/2 है, तो इक्वेशन बनेगी x² -2, p की वैल्यू -1/2, तो 1 -1/2 यानी कि 1/2 बचेगा x, और p की वैल्यू -1/2 यानी कि 1/4। स्क्वायर करना था ना, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, ये बचा हमारे पास x² - x + 1/4, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो इसको इधर ले आते हैं, ये बनेगा 4x² - 4x + 1 इक्वल टू जीरो। तो फैक्टर करेंगे 4 के -2 और -2 हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2,2, क्योंकि दोनों रूट इक्वल होंगे तो इसका रूट जो आ जाएगा 2,2 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, इसे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज़ करना था, इससे बड़ी तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने बोला था कि छोटे से छोटी वैल्यू आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बेसिकली बीपीटी की बात चल रही है, द टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल। हाँ ठीक है, देखो ये आपको दे रखी है बीपीटी थ्योरम। इसमें कहा गया कि एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, जब वो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और तीसरी के पैरेलल होती है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अच्छा, स्टेट एंड प्रूव, अच्छा एक सेकंड, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स। आपको यहाँ पे बीपीटी प्रूव नहीं करनी, इसका कन्वर्स प्रूव करना है बीपीटी का। 5 नंबर में कन्वर्स दे दिया, यानी कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। देखो 5 नंबर में कन्वर्स देने का मतलब तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। एक तरीके से आपको करना क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल दे दिया, उसके बाद इसने बोला है कि DE लाइन है और ये रेशियो आपको इक्वल दे रखा है। कन्वर्स का मतलब है कि आपको दे रखा है AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, ये आपको गिवन है। और आपको जो प्रूव करना है DE पैरेलल BC, क्योंकि इसने बोला है कि कन्वर्स प्रूव करना है आपको, DE पैरेलल BC आपको प्रूव करना है, ये आपको 2 प्रूव है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जल्दबाजी में, मेरे ख्याल से अगर बीपीटी को प्रूव करके आगे होंगे तो 5 नंबर गए उनके। तो यहाँ पे बेसिकली कन्वर्स को प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे हम, क्या करते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं E', एक पॉइंट मान लेते हैं E', यहाँ लिख देता हूँ, एक पॉइंट माना मैंने E' इस तरीके से कि अब जो DE' है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, मैंने एक पॉइंट माना E' कि अब जो DE' है वो पैरेलल है BC के। अगर DE' पैरेलल है BC के, तो ये जो इतनी बड़ी थ्योरम लिख रखी है इसी का मैं यूज़ करके लिख सकता हूँ कि AD/DB इक्वल होगा AE'/E'। लेकिन मुझे देखो जो गिवन था वो था AD/DB = AE/EC, और यहाँ से AD/DB को मैंने AE'/E' कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो E पॉइंट था और जो मैंने E' पॉइंट माना है दोनों सेम पॉइंट है, आर सेम पॉइंट, और मैं कह सकता हूँ कि बोथ आर कोइंसाइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। अगर ये दोनों सेम पॉइंट है और मैंने DE' को पैरेलल माना है BC के, तो क्या यहाँ से DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के? बिल्कुल हो जाएगा, और हैंस प्रूव्ड। बस इसका प्रूफ ही इतना छोटा था, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि सर 5 नंबर में बहुत छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ था ही इसका इतना छोटा। हाँ, ये कि हम लिखने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा जगह को कवर कर सकते थे ताकि एग्जामिनर को लगे कि बहुत अच्छा प्रूफ किया गया, बट मुझे ये गलत लगा कि 5 नंबर में आपको बीपीटी थ्योरम देना चाहिए था और आपने कन्वर्स दे दिया। हालांकि बच्चे कन्वर्स को करते भी नहीं है, कन्वर्स कभी पूछा भी नहीं जाता है, पर चलिए अच्छी बात है जो भी है।
आगे बढ़ते हैं भाई, इसी का बी पार्ट और वाला पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इस पेपर के। जितना मुझे भेजा गया मैंने उतना सोल्यूशन कराया आप सबको। बी में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, थोड़ा सा फिगर को ऊपर कर लेते हैं, तो एक सेकंड रुकिएगा। हाँ अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्कर कहाँ गया? ये क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? 34 क्वेश्चन शो क्यों नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो बी पार्ट था, बी पार्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है और शायद किसी से होगा भी नहीं। देखो डायग्राम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो डायग्राम मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, जैसे मैं इसको ऊपर करके जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो फिर ये राइटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बेसिकली मुझे दिया है कि ये ट्रायंगल है CAB और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है D। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। आपको बोला गया है कि आप प्रूव करो ADB, ये नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा CDA के। देखो आप बच्चों को ये प्रूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हालांकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमें पता है, बट प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों में सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल ही तो हम दिखा सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में 90, इस वाले ट्रायंगल में 90, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए भी सिर्फ एक साइड दे रखी है, AD कॉमन AD और एक एंगल, बाकी ना दूसरी साइड के बारे में पता है ना किसी और एंगल के बारे में पता है। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे तो इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लो। ये जो AD परपेंडिकुलर डाला गया है, इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसी के पैरेलल, और AD के पैरेलल ही मैं B से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो बेसिकली ये जो तीनों लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो पहले इन दोनों लाइंस को देखो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल C, ये वाला एंगल, इनके नाम दे देते हैं ABCD, इसका नाम दे देता हूँ PQ और इसका नाम दे देता हूँ RS। ठीक है, तो ये वाला एंगल PCA ये इक्वल होगा किसके? इस वाले एंगल के, CAD के। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल PCA विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? CAD के, और इसको मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, देखो ये वाला एंगल भी थीटा और ये इधर ये छोटे वाला ये वाला एंगल भी थीटा। क्लियर है? उसके बाद नीचे वाली दोनों लाइंस को देखो, तो यहाँ पर भी एंगल RBA यानी कि ये वाला एंगल, और ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, RBA इक्वल होगा BAD के। यहाँ पे लिख लेता हूँ RBA इक्वल होगा BAD के, और इसको मान लेता हूँ फाई, क्योंकि ये भी मेरे पास क्या है? अल्टरनेट एंगल। अगर ये फाई होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? फाई होगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, थीटा और फाई, ये एंगल मुझे 90 दिया था, मतलब थीटा प्लस फाई, दोनों का सम क्या दिया था? थीटा प्लस फाई, दोनों मुझे दिए थे 90 डिग्री। मतलब अगर मुझे एक की वैल्यू चेंज करनी है, अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं उसकी जगह पर लिख सकता हूँ 90 माइनस फाई, या मुझे फाई चाहिए तो मैं उसकी जगह पर लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। यहाँ तक बताओ, बात क्लियर है? तुम ठीक है? अब क्या किया मैंने, देखो अब ध्यान से देखो इस चीज़ को। अब ये वाला एंगल क्या हो गया? अब इस वाले एंगल को देखो, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो फिर से क्या यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेंगे? इस एंगल को ध्यान से देखो, QCD और फिर CDA। बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। सेम यहाँ पर आ जाओ, इस एंगल को देखो, ADB, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर DBS, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल होंगे। अगर ये 90 है तो ये वाला भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? अब आपके पास ये एंगल है फाई, ये एंगल है 90, और एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 होता है। तो ये जो एंगल बचा है ये वाला एंगल आपके पास होगा 90 माइनस फाई। ठीक है, और 90 माइनस फाई किसके इक्वल था? थीटा के इक्वल। तो बेसिकली ये वाला एंगल जो आपका थीटा है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, दोनों छोटे वाले जो सिमिलर प्रूव करने थे, ये वाला ट्रायंगल थीटा मैंने प्रूव किया और ये वाले को मैंने थीटा माना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल CAD और दूसरा ट्रायंगल है BAD। तो CAD में मैंने एंगल CAD को थीटा माना था और इसमें ABD को थीटा है। तो यहाँ पर एक तो एंगल CAD इक्वल आ गया CAD थीटा, जो कि ABD के, जो कि दोनों थीटा है, और एक एंगल हो गया इसमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो यही तो मुझे यही प्रूव करना था।
एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज़ निकालनी थी, कुछ दे रखी थी, कुछ आपको निकालनी थी। देखो अब इनके नाम कैसे लिखेंगे, पहले वाले ट्रायंगल का नाम है CAD और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है C के इक्वल जो एंगल था वो था C एंगल कौन सा है, एक सेकंड, ये थीटा था, तो हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है BAD। ट्रायंगल CAD और ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल CAD और ट्रायंगल BAD, उल्टा लिख दिया हमने, ABD लिखना पड़ेगा इसको, ABD, ठीक है। CAD, लास्ट में D तो मैच हो गया दोनों का 90 डिग्री, इसका A थीटा था और इसका B थीटा था, तो इसका A थीटा था, इसका B, ठीक है। चलिए अभी साइड निकाल लीजिए। तो सिमिलर प्रूव कर दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था सिमिलर के हिसाब से, 5 मार्क्स में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हमें दिया है BC 10 और CD 2, तो BC 10 और CD 2, तो CD बाय AD इक्वल टू, दूसरा मुझे क्या दिया है, BC दिया है 10 और CD दिया है 2, तो BC अगर 10 दिया है और CD 2 है तो BD कितना हो जाएगा, BD 8 हो जाएगा। तो दूसरा रेशियो ले लेते हैं AD बाय BD, तो BD 8 हो जाएगा, CD की वैल्यू 2 बटे AD इज इक्वल्स टू AD और BD की वैल्यू 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, तो यहाँ से AD क्या आ जाएगा 16 का रूट, यानी कि AD मेरे पास आ जाएगा 4। क्लियर है भाई सभी को, AD की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहता है तो एक बार इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अलग से वीडियो बना दूँ। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लास्ट में दिया है फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज क्रेव्ड आउट, मतलब एक कोन है जिसकी साइड जो दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है, क्यूब है सॉरी, उसके एक फेस से एक कोन निकाल लिया गया है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज को। तो रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम भी बताओ और उसका आप हमें सरफेस एरिया भी बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जगह बना लेते हैं एक बार। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा भाई मुझे 5 नंबर में, स्टेटमेंट उसके नीचे चली गई बट मैंने स्टेटमेंट को याद कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे करते हैं, चलिए यहाँ करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, जब तक मैं इसको रेज कर रहा हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बच्चा क्लिक करता है उसको अगर एक क्वेश्चन भी उसके फ़ायदे का होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अभी मेरे 38 सब्सक्राइबर हैं, 50 सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव क्लास भी चल सकती हैं, बिना 50 सब्सक्राइबर के लाइव क्लास नहीं चलती, आप सबको पता होगा, इन चीज़ों से तो अवेयर होंगी। चलिए देखो इसने क्वेश्चन दिया है कि एक क्यूब है, क्यूब की मैं 2D की बात कर रहा हूँ, सामने से आपको क्यूब कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, 3D की बात अलग है। तो इस पे मैक्सिमम साइज़ का एक कोन इसके अंदर होल किया गया, तो मैक्सिमम साइज़ का मतलब क्या है कि जो कोन होगा उसका जो सर्कुलर एरिया होगा, मतलब उसका डायमीटर इसकी साइड के इक्वल होगा। इसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जैसे इसके अंदर मान के चलो कि ऐसे बिल्कुल मैक्सिमम साइज़ का ये कोन जो है इसके अंदर एक होल करके ऐसे निकाला गया है, तो इसका जो डायमीटर होगा, कोन के डायमीटर की बात कर लेते हैं, मतलब वो पूरी साइड के इक्वल होगा 14, यानी कि रेडियस अगर निकालेंगे तो 7, और कोन की जो डीपनेस होगी वो भी इसकी किसकी साइड के इक्वल होगी, यानी कि कोन की हाइट जो होगी वो भी कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। तो आपको एक तो वॉल्यूम निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, तो रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या है कि कोन का वॉल्यूम, अब कोन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, माइनस कोन का वॉल्यूम नहीं क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यूब का मतलब 14 का क्यूब माइनस 1/3, पाई की वैल्यू इसने बोला है कि आपको 22/7 यूज़ करनी है, और आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 का स्क्वायर, और एच का मतलब है 14। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि किसका क्या आंसर आया है। आगे बढ़ जाते हैं, आपको रिमेनिंग का सरफेस एरिया भी निकालना। अब देखो सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया मेरे पास, अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर होता है, बट इसमें से कुछ काट लिया गया है क्योंकि ऊपर जो कोन बनाया गया उसके ऊपर एक स्फेयर बनाया गया, तो स्फेयर का एरिया तो हटा दिया गया है, मतलब इसमें से आपको पाई आर स्क्वायर हटाना है, क्योंकि वो जो होल होगा वो किसकी सर्कल की शेप का होगा। तो सर्कल का एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल को मैंने हटा दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक कैविटी की गई है कोन की, और वो जो कैविटी है उसकी वजह से एक और सर्फेस एरिया क्रिएट हो रहा है जो कि कोन का कर्व्ड सर्फेस एरिया, और कर्व्ड सर्फेस एरिया होता है पाई आर एल। तो इसमें पाई आर एल को हम ऐड कर लेंगे। अब देखो सारी बातें हैं पर एल नहीं है मेरे पास, तो एल निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 196 14 का, तो ऐड करेंगे, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 6 15, उसके बाद 10 और 4 14, और 1 और 1 2, तो ये बनेगा 5 से काटेंगे, 5 से 40, सॉरी 5 चौका 20, 5 नहीं 45, यानी कि 7√5 आएगी। और √5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि क्या यूज़ करनी है, तो 7√5 आपकी स्लांट हाइट आएगी, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, पाई की 22/7, आर की 7 और एल की 7√5। √5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, पाई आर स्क्वायर को माइनस करना और 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू 14 लेंगे, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो इसमें इतना ही रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट वाले के 2 पार्ट है, दोनों के आंसर मुझे आपको कमेंट करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।